खेती क्या क्या होती है वहाँ पर? खेती वहाँ गेहूं और चना किसी प्रकार का नहीं होता, थोड़ी दालें वाले होती हैं। वहाँ पर तो ज़्यादा तो अंगूर, सेब, चिक्कू और ये आपका क्या नाम है, कीवी फ्रूट, ये बहुत मात्रा में होते हैं। कीवी तो वहीं का है? वहीं का है सारा जी। वहीं तो यूँ मकानों में लगे रहते हैं कीवी? हाँ हाँ। अच्छा। वो कीवी का जो वृक्ष है ना, हाँ। या सेब का है, संतरे का है, तो वो आधा मतलब मकान में खड़ा है, आधा मतलब सड़क की तरफ, आधा उसके मकान की तरफ। जो सड़क की तरफ है उसमें आप खूब उसका तोड़ के खा लो, मालिक नहीं कहता अगवे क्यों खाओ। अच्छा। वहाँ क्या है कि वो खुद नहीं खाते उसको, वो इसलिए नहीं खाते, हमें पता नहीं किसी ने जानवर ने इस पर बीट कर रखी हो, जहर हो या दवाई छिड़क रखी हो। वो तो स्टोर से लाते हैं, बड़े बड़े माल हैं, वो सारा मेडिकली उनको साफ सफाई करके ने तब वो अपने सिटीजन को सप्लाई करते हैं। वो उनको नहीं खाते वो। अच्छा। और लदे रहते हैं सेवों पर। अच्छा। तो अपना लोग हैं जो हरियाणवी इंडियन है वो तो खाते होंगे इनको तोड़ के? ये जो एशिया मूल के लोग है ना, ये तो दोनों हाथों से तोड़ के खा जाते हैं। मेरी पोती वहाँ एक स्कूल में पढ़ रही थी, कई साल की बात हुई, कनाडा की बात है ये। और पेंशन कितनी मिलती है आपको? पेंशन तो हमारे को जैसे वीकली आते हैं हमारे 25,000 रुपये। इंडिया के 25,000 रुपये? इंडिया के 25,000, जैसे 1 लाख महीने के हो गए। लाख रुपये महीना पेंशन ले रहे हो आप? पेंशन लेते हैं। सुनो भी, लाख आंटी जी के? हाँ, लाख मेरी मिसेज के और लाख मेरे, 2 लाख हमें वो देश पेंशन देता है। एक MP थे उसके नेशनल पार्टी के, वो हमारे वो हिंदू समाज का, भारतीय समाज की एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आ गए थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा वहाँ पे, महा MP साहब आप हमें ये इतने ज़्यादा पैसे क्यों देते हो, जबकि हमने आपके देश के लिए कुछ नहीं किया। हमने तो वहाँ बिताया अपना समय, और आप हमारे को 1-1 लाख रुपए महीने के आप दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो हमारे को? तो उनका ये जवाब था कि हमारे पास हैं तो हम दे रहे हैं, नहीं होती तो कहाँ से देते हैं। और बोला हम बच्चों को और बूढ़ों में देवता का रूप देखते हैं। हम ही कभी मंदिर संदरों में नहीं भटकते। हम तो ये कहते हैं कि बूढ़े आदमी की सेवा जो है ना, वो गॉड की सेवा है, परमात्मा की सेवा है। इस नज़रिए से आपको हम पैसे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो ये जो सारी वहाँ तरक्की है न्यूजीलैंड में, शिक्षा का क्या योगदान है? हमारे यहाँ क्यों नहीं उस तरह की शिक्षा मिल पा रही है? शिक्षा इसलिए योगदान है, वहाँ मतलब शिक्षा एक नीति है सेंटर और स्टेट की, छोटा देश है। वहाँ सबसे ज़्यादा जो बजट का हिस्सा है ना, वो शिक्षा पर और इस पे स्वास्थ्य पे, इन दोनों चीज़ों पे लगता है। वहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो सारा देश के जो हुक्मरान है, शासक है ना, वो उनके अपने बेटा बेटी समझते हैं उनको, और उनके लालन पालन में, उनको सहूलियत देने में और उनको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है जी। और जैसे हमारे यहाँ सेक्टर हैं या जिस तरह सेक्टर है ना, वहाँ पर इस तरह से यूँ लगो जहाँ लोकेलिटी है नहीं, उसमें सारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं और उसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर करमपाल जी, मैं छोटा सा उदाहरण दूँ कि वहाँ जैसे मतलब विदेश मंत्री है सरकार का, वो बना रखा है दूसरे से देशों के साथ संबंध करना, व्यापार को कैसे डील करना है, वो जाता है समझौते करता है, FTA बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। तो उसके साथ साथ अपोजिशन में भी ये मंत्री होते हैं, वो अपोजिशन का मंत्री उसके साथ जाएगा। अगर भाई अपने देश के साथ कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी डील तो नहीं कर रहा जिसमें ये बीच में पैसे खा जाए, वो उस पर तिखी नज़र रखता है। एक बार एक वहाँ का न्यूजीलैंड का मंत्री वहाँ जाके न उसने दोस्तों को कुछ फिल्म दिखा दी, और उस पर वो जो बजट उसका था उसमें सैकड़ों डॉलर, हज़ारों भी नहीं, सैकड़ों डॉलर उसने खर्चे कर दिए अपने दोस्तों पे। और उसने फिर रिपोर्ट कर दी, जो शैडो मिनिस्टर गया था। रिपोर्ट के बाद फिर उसकी पार्टी ने उसकी इंक्वायरी करी, इंक्वायरी में उसको दोषी पाया। दोषी पाने के बाद उसको जितने डॉलर उसने खर्च करे थे ना, 10,000 डॉलर, 10 गुना तो उसको जुर्माना लगाया। और टीवी पे आके ने उसने अपने वोटरों से मतलब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मैं आपकी वोटों से बना था और मैंने ये गलत काम किया है, मुझे क्षमा करना। दोस्तों नमस्कार,
आज बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। एक छोटा सा देश और भारत से कई मामलों में बहुत ज़्यादा आगे है, यानी कि न्यूजीलैंड की आबादी विकास के मामले में जो सुख सुविधाएं हासिल कर रही है, हमारी कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी उन सुख सुविधाओं को हासिल करने में। और मेरे साथ हैं अंकल जी, एडवोकेट बलवान सिंह लोहान जी। पिछले कई साल से न्यूजीलैंड में रह रहे हैं और अभी इंडिया अपने घर में यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। तो न्यूजीलैंड के बहुत सारे किस्से हैं, उनके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। वीडियो को पूरा सुनना, बहुत मज़ा आएगा। भारतीयों के लिए न्यूजीलैंड में किस तरह के अवसर हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं कैसे मौके हैं, क्या भारतीयों को वहाँ का वर्क वीज़ा भी मिलता है, टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता है, कैसा वो देश है, पूरी विस्तार से बातचीत होगी। आखिर तक सुनना, कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जी अंकल जी नमस्ते। नमस्कार जी कृपाल जी, ठीक हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थोड़ा अपने बारे में बताओ, आपका गांव पहले तो कहाँ जन्म? देखिए, मेरा जन्म जो है गांव राजपुरा भैण, जो जींद से 10 किलोमीटर के आशी रोड पे स्थित है, जींद आशी रोड पे जी। और मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ जी। और मैंने शुरू से लेकर के जब से मेरा विद्यार्थी जीवन शुरू हुआ तब से हमने गांव में पढ़ाई की। वहाँ से चार क्लास के स्कूल होते थे पहले जी। बाद में 5 के बने हैं। तो 4 जमात पास करने के बाद फिर हमें राम राय जो था वो मिडिल स्कूल था और मिडिल स्कूल में मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की जी। उसके बाद हम जाट स्कूल जींद के अंदर जो है मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जींद जो आज का SD स्कूल है, उस बिल्डिंग में गवर्नमेंट कॉलेज होता था हमारा, तो उस कॉलेज से मैंने BA की परीक्षा पास की। और उसके बाद मैं 1970 के अंदर जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ में एडमिशन लिया और 73 में जो है मैं पास करके और 73 में यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैंने, उस समय तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं थी, वहाँ पर मैंने जो था एज ए वकील जो है मेरा करियर वहाँ मैंने शुरू किया। बिल्कुल। और फिर ये न्यूजीलैंड विदेश की यात्राएं, ये कैसे बच्चे भेजे आपने पहले वहाँ? ये ऐसा था कि मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। बड़ा लड़का यहाँ मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो आजकल विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें वो प्रोफेसर था। और मेरी पुत्रवधू भी वहाँ प्रोफेसर थी। तो उनके साथ वाले लड़के और जो थे प्रोफेसर जो थे ना, वो कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया। तो इन्होंने भी अप्लाई किया था इमिग्रेशन के लिए, तो उनका फिर वो लेटर इमिग्रेशन का आ गया। तो मेरा जो बड़ा लड़का है वो 2002 में वहाँ शिफ्ट करे, 2001 में वो कनाडा की उसको इमिग्रेशन मिल गई थी जी। और वहाँ उसका परिवार तब से वहाँ पे है जी। और वो टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी पुत्रवधू, मेरा लड़का सुजीत लोहान, दोनों वहाँ पर प्रोफेसर हैं जी। जी हाँ। ओके। और फिर न्यूजीलैंड मेरा छोटा बेटा न्यूजीलैंड लॉ, उसने MD यूनिवर्सिटी से लॉ की है, रोहतक से। और उसने मतलब यहाँ चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स करके इंग्लिश में, और वो फिर लॉ करने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था पढ़ने के लिए जी। MBA में उसने एडमिशन लिया और वहाँ पढ़ाई करने के बाद वो वहाँ शिफ्ट हो गया न्यूजीलैंड में। ओके। और न्यूजीलैंड का नागरिक है वो। और उसको एक बेटा है उसका, जो मतलब वहाँ जैसे +2 है ना वहाँ अपने यहाँ, वहाँ +3 है। ओके। वो +3 में है, लड़का पढ़ रहा है उसका जी। सिद्धार्थ लोहान नाम है उसका जी। और बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अभी आपके साथ इंडिया भी आया था? अभी यहाँ इंडिया आया था जी। और 6 फुट 3 इंच उसका कद है। क्या बात है। और मात्र वो सारा ही 17 साल का है जी। और बड़ा अच्छा मतलब स्वभाव से भी, वैसे भी। बेटी कहाँ है? बेटी मेरी मतलब पहले तो गोहाना में रहती थी, और गोहाना के पास महमूदपुर एक छोटा सा गांव है, उसमें शादीशुदा थी वो। और इसके बाद जो ये भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी है खानपुर में, वहाँ वो कार्यरत है, वो लेक्चरर है वहाँ पे। ओके, ठीक है। न्यूजीलैंड कब गए, कैसे? न्यूजीलैंड तो हम बेटे के पास
गए हम, थोड़ा सुन, थोड़ी देर में करियो मलिक साहब, एक इंटरव्यू चल रहा है मेरा। थैंक यू। इसको एक बार साइलेंट पे करना ले बेटा, इसको एक बार साइलेंट पे कर दे। ले इधर दे, साइलेंट पे लगा दिया। अच्छा, वो बंद हो गया था ना इतने। हाँ कोई नहीं करता, यो चालू है ना। हाँ ठीक है, मैं पूछूंगा। तो न्यूजीलैंड कब गए फिर आप? न्यूजीलैंड वहाँ इसके जो मेरा बेटा छोटा है संजय, तो वो उसके लड़का हुआ ये सिद्धार्थ 2007 में 2007 में लड़का हुआ। तो उनको फिर दिक्कत ये आती है, अगर माँ बाप साथ होते हों तो उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ जाते हैं, अगर वो नहीं होते तो बड़ी दिक्कतें आती हैं उनको। तो उस बच्चे के उसकी मदर की हेल्प के लिए हम वहाँ पर गए, दोनों मियाँ बीबी। पहली बार हम 2008 में गए वहाँ पर। ओके। 2008 में जाने के बाद बेटे ने हमारा मतलब वहाँ PR हमारा अप्लाई किया, और 2010 में हमारा PR हो गया। ओके। और 10 में फिर हम लगातार वहाँ 185 डेज इन ईयर कॉन्टीन्यूसली रहना पड़ता है जी। वो कंडीशन है उस गवर्नमेंट की। ओके। तो हम 2011 में भी रहे, 12 में हम वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन गए। ओके, तब से वहीं फिर? हाँ, तब से वही है। 16 साल हो गए मेरे। कितने साल में आ जाते हो इंडिया? इंडिया तो जैसे कोरोना था उसमें हमें 5 साल लग गए। अच्छा, यहाँ इंडिया में ही? नहीं, उसमें वहाँ उस देश में। ओके। हाँ हाँ जी। अपना तो पूरा जोरों पर था, वहाँ कम था। ठीक है। फिर ऐसी स्थिति आई कि अपने कम हो गया, वहाँ ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो वहाँ सारे घर में ही सरकार ने सभी को, जितने काम करने वाले थे और जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे, सब ने अपनी तरफ से, गवर्नमेंट ने उनको डॉलर दिए 1 महीने का खर्चा, और उनको घर में ही वहाँ कहा हुए आप बाहर ना निकलो ताकि ये कोरोना ना फैले। और सारे देश के जो नागरिक हैं उन्होंने उस ऑर्डर का अनुशासन के साथ पालना की उसकी, और सब घर में रहे। ठीक है, चलो अब न्यूजीलैंड के बारे में बताओ, कैसा देश है भारत में और वहाँ के मुकाबले? अच्छा, देखिए ऐसा है गिल साहब कि वो देश दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है। दुनिया का जी। चाहे सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से लगा लो, चाहे शिक्षा के हिसाब से लगा लो, तो बहुत ही सुंदर देश है वहाँ। और जान माल की पूरी सुरक्षा है वहाँ। 3-3 शिफ्ट में आदमी और औरतें 3-3 शिफ्ट में काम करती हैं, रात को भी दिन को भी। मगर किसी तरह की जो घटनाएं अपने देश में सुनने को मिलती हैं, बड़ा दुख होता है। वह ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा जी। महिलाओं की सेफ्टी, महिलाएं रात में भी ड्यूटी करती हैं? रात में भी ड्यूटी करती हैं। और हमने तो कई उनके साथ कभी छेड़छाड़ की या कोई ऐसी अनटुवर्ड इंसिडेंट हमने नहीं देखा जी, बल्कि बड़ा पीसफुल देश है। अच्छा जी। तो रात में लड़कियां और अपने आप घर आना जाना ड्यूटी से, हाँ। तो कोई छेड़छाड़, ये रेप, दुष्कर्म प्रकार का कुछ नहीं, किसी प्रकार का ऐसी घटना नहीं होती जैसे हमारे देश में सुनने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर भारत की और वहाँ की आप कंपैरिजन करना, छोटे छोटे मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे जो कि पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। जैसे सड़कें की ही बात करें, हमारे यहाँ जिन सड़कों पर टोल लगता है वो तो बहुत अच्छी सड़कें हैं, बाकी तो खड़े ही खड़े हैं। किस तरह की सड़कें वहाँ पर हैं? देखिए करमपाल जी, मैं जो अपना देश है ना, ये हाँ, ये बहुत ही बढ़िया सुंदर देश बिल्कुल था ये। और इस देश को आज़ादी के बाद जो था ना, जो इसने तरक्की करनी चाहिए थी, जो इसने आगे बढ़ना चाहिए था, जो इसके बाद में भी आज़ाद हुए देश जैसे चाइना है, 2 साल बाद भारत से बाद में आज़ाद हुआ, और आज उसकी चाहे GDP देखें या उसका और वहाँ सिस्टम देखें, और उनका कितना सारी दुनिया में चाइना का माल हम वहाँ भी देखते हैं। मैं कनाडा बड़ा लड़का है, वहाँ गया, वहाँ भी चाइना का माल सारे वर्ल्ड में बड़ा भरा पड़ा है सारा उनका माल। और हर गांव, हर आदमी, हर इंसान, हर मानव वहाँ काम करता है और अपने देश से प्यार करता है जी। और न्यूजीलैंड जो हमारा देश था, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस देश को बर्बाद करने में। राजनीतिक लोगों ने इसको बर्बाद किया, और जो अधिकारी थे
उन्होंने बर्बाद किया। और तीसरा जो मेन फैक्टर है कि यहाँ मतलब जितने भी जो कर्मचारी हैं या और हैं वो देश से प्यार नहीं करते, बल्कि वो काम चोर टाइप के लोग हैं। बड़ा दुख हो रहा है। वहाँ तो अपने देश को ऐसे रैशनल लोग हैं, ऐसे देशभक्त लोग हैं कि देश का कुछ भी बर्बाद नहीं करते, बल्कि जो चीज़ बर्बाद हो रही है उसको रोकने का काम करते हैं लोग। आम आदमी उनका इतना चरित्र है। और वहाँ पर आप देखोगे कि बच्चों को शुरू से ही स्कूलों में ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाता है। ईमानदारी और सच्चाई का, जबकि हमारे देश में ऐसी कोई बात नहीं। संस्कार बिल्कुल खत्म हो गए अपने। तो वैसे संस्कारों में थे अपनी ये बातें तो। हाँ, वैसे थी नहीं अपने में। मगर यहाँ से तो लुप्त हो गई। ना। हाँ। उन देशों ने इनको उसको अपना लिया, पकड़ा उन चीज़ों को। अच्छी चीज़ें। हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे है, उसको ये हो गया जैसे तू रिश्वत नहीं लेगा तो पता नहीं तू तेरा काम ही को नहीं चला। काम ही नहीं है ना। मतलब वहाँ तो करमपाल जी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे मजदूर का बेटा बेटी हो, उनके शादियों पर सिर्फ जो है इस तरह 25-30 आम पैसा, मतलब थोड़ा पैसा खर्च करते हैं। नहीं, खर्च करते ही नहीं हो आप तो। अच्छा। हाँ, 20-25 अपने नियर डीर आदमी बुला लिए, 50 बुला लिए। थोड़ा सा और ज़्यादा हो पद पे हो तो उसके थोड़े ज़्यादा दायरा बढ़ जाता, ज़्यादा आते हैं। मोस्टली तो 50 एक गेस्ट वहाँ खाना वाना खा लेंगे, नाच लेंगे खुशी में, और उनको दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे करके अपने अपने घरे चल जाएंगे जी। मैंने तो वहाँ कोई सूटकेस या कोई और ऐसी चीज़ें, कपड़े या गहने कोई आदमी देता नहीं, ना लेता। ये दहेज वेज कुछ नहीं, किसी नाम चिड़िया नहीं दे। दहेज का तो वहाँ सेक्शन ही नहीं है। दहेज का जैसे ऑफेंस है हमारे देश में, दहेज लेना और देना दोनों ऑफेंस है ये। मगर वहाँ दहेज का उनकी जो CRPC IPC है उसमें सेक्शन ही नहीं है दहेज का तो। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो ये जो सारे वहाँ तरक्की है न्यूजीलैंड में, शिक्षा का क्या योगदान है? हमारे यहाँ क्यों नहीं उस तरह की शिक्षा मिल पा रही है? शिक्षा इसलिए योगदान है, वहाँ मतलब शिक्षा एक नीति है सेंटर और स्टेट की। छोटा देश है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो बजट का हिस्सा है ना वो शिक्षा पर और इस पे स्वास्थ्य पे, इन दोनों चीज़ों पे लगता है। वहाँ के जो बच्चे हैं ना वो सारा देश के जो हुक्मरान है, शासक है ना, वो उनके अपने बेटा बेटी समझते हैं उनको, और उनके लालन पालन में, उनको सहूलियत देने में और उनको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है जी। और जैसे हमारे यहाँ सेक्टर हैं या जिस तरह सेक्टर है ना, वहाँ पर इस तरह से यूँ लोगों जहाँ लोकेलिटी है नहीं उसमें सारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं और उसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और एक से बढ़िया टीचर हैं। वहाँ यूँ तो है नहीं भाई प्राइवेट में आपको इतने मतलब पैसे दे के आगे निकल जाएगा वो निकल जाएगा, तो उसी लोकेलिटी में बढ़िया स्कूल हैं, बढ़िया टीचर हैं। तो उनको जो डे टू डे की व्यावहारिक चीज़ें हैं नहीं बच्चों को, जैसे कैसे सड़क पार करना है, माता पिता को कैसे नमस्कार करना है, कैसे गुड मॉर्निंग बोलना है। हर बच्चा खड़ा होता माता पिता को या और दूसरे बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलेगा, सबसे पहले वो काम करेगा। और हम बाहर निकलते हैं, हम तो अजनबी हैं, वो हमें जानते नहीं, फिर भी हमारे को दो बात कहेगा, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे, भाई आपका बढ़िया दिन गुजरे, और सुबह की नमस्कार। तो हर आदमी करता है, चाहे जानता हो चाहे ना जानता हो कोई। हाँ, और मान लो घर से मैं अनबन होगी, पत्नी के साथ अनबन होगी, और बाहर निकलते ही मैंने कोई लेडी मिल गया, आदमी मिल गया, वो नमस्कार बोला ये ऐसे बोलेगा ना कि गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे, मेरे मुँह घर वाली सारी चीज़ भूल जाऊँगा और एक दिन बढ़िया मूड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो कैसे ये अपने देश में मतलब हमारा जो गांव का यूथ है खासकर, चाहे हम शहर का भी करें, कैसे वो एजुकेशन के प्रति अवेयर हो, कैसे आगे बढ़े, सरकारों का, टीचर्स का क्या रोल रहे? देखिए ये कितनी एक बीमारी सी लगी
कि हमारे बच्चे यहाँ जिसके 2 एकड़ ज़मीन है, 3 है या और कुछ है, वो सब कुछ बेच करके वो दूसरे देशों में जाना पसंद करता है। क्यों? उसको एक भ्रम है कि वहाँ जाके तुम पता नहीं माला माल हो जाओगे, क्या हो जाओगे, ये करोगे। जैसे वहाँ डॉलर जो है पेड़ों को लगे हैं और जाते तुमने तोड़ने हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी बड़ा संघर्ष का जीवन है। हमारे बच्चे अगर यहाँ वहाँ की बजाय अगर यहाँ 1/4 भी काम कर लेना तो वो भी अपना जीवन सही सफल बना सकते हैं। उनका जीवन भी बहुत बढ़िया हो सकता है जी। मगर उनको एक लालच है, एक टेम्पटेशन है वहाँ जाने की कि वहाँ अमेरिका का डॉलर इतना है, वहाँ जाके माला माल हो जाएंगे। माला माल तो हो गए संघर्ष से, माला माल हो गए मेहनत से। वो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं वहाँ के, तब जाके न वो सारी ज़िंदगी में एक मकान मुश्किल से उनको मिलता है जी। जो पहली पीढ़ी वहाँ जाती है ना, उसको तो संघर्ष में खपना पड़ता है। और दूसरी पीढ़ी जो आती है ना बच्चे, वो वहाँ ऐश करते हैं क्योंकि मकान लेना ही सबसे बड़ी मतलब वहाँ हिमालय पर्वत को पार करने वाली बात है मतलब। जी 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 हाँ ठीक है। तो हमारे यहाँ का सिस्टम कैसे सुधरे? मैं एक सवाल ये है, मैं तो कह रहा हूँ ना, सिस्टम तो अगर ये तय दिल से ये ओथ लें, परमात्मा के पास तो सभी ने जाना है। जिसके पास सत्ता आ जाती है ना, देख लो चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और दूसरी पार्टियां कोई भी हो, ये एक बार बन जाता है ना, उसके पास 1 करोड़ हैं और उसके 100 करोड़ हो जाते हैं जो भी 5 साल के पीरियड में। ये कैसे हुए? आज तक किसी की जांच सुनी आपने? बिल्कुल। अगर भाई इसके 100 करोड़ क्यों हो गए? एक पटवारी 200-400 रुपये चलो बेचारा अपने लालच में बच्चों के लिए ले लेता है, फ्रूट ले जाऊंगा बोले, वो तो बेचारा 5 साल केस भुगतता है और इनके 100 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं। बिल्कुल सही बात ये है। क्यों है ये? वहाँ पर करमपाल जी मैं छोटा सा उदाहरण दूँ कि वहाँ जैसे मतलब विदेश मंत्री है सरकार का, वो बना रखा दूसरे से देशों के साथ संबंध करना, व्यापार को कैसे डील करना है, वो जाता है समझौते करता है, FTA बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। तो उसके साथ साथ अपोजिशन में भी ये मंत्री होते हैं, वो अपोजिशन का मंत्री उसके साथ जाएगा। अगर भाई अपने देश के साथ कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी डील तो नहीं कर रहा जिसमें ये बीच में पैसे खा जाए, वो उस पर तिखी नज़र रखता है। एक बार एक वहाँ का न्यूजीलैंड का मंत्री वहाँ जाके न उसने दोस्तों को कुछ फिल्म दिखा दी और उस पर वो जो बजट उसका था उसमें सैकड़ों डॉलर, हज़ारों भी नहीं, सैकड़ों डॉलर उसने खर्चे कर दिए अपने दोस्तों पे। और उसने फिर रिपोर्ट कर दी, जो शैडो मिनिस्टर गया था। रिपोर्ट के बाद फिर उसकी पार्टी ने उसकी इंक्वायरी करी, इंक्वायरी में उसको दोषी पाया। दोषी पाने के बाद उसको जितने डॉलर उसने खर्च करे थे ना, 10,000 डॉलर, 10 गुना तो उसको जुर्माना लगाया। और टीवी पे आके ने उसने अपने वोटरों से मतलब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मैं आपकी वोटों से बना था और मैंने ये गलत काम किया है, मुझे क्षमा करना। और इतना करने के बाद दूसरे लोग सुनते हैं ना, जो MP वगैरह, उनकी हिम्मत नहीं होती कि भाई इस तरह से मतलब कोई आगे गड़बड़ कर। अपने तो सोच भी नहीं सकता, हमारे यहाँ तो करप्ट करता है तो और ज़्यादा फेमस हो जाता है। अपने देखो जितने आर्म्स डील हुए हैं ना, रक्षा सौदे जितने भी हुए हैं, सारे विवादित रहे हैं। 3rd क्लास चीज़ें लेकर के आए हैं और 3-4 गुना महंगी लेके आए हैं। तो देश का तो नाश इसी में हो जाता है, देश का नाश। बिल्कुल। हाँ, वो हज़ारों करोड़ के सौदे होते हैं। हाँ, हज़ारों लाखों करोड़ के होते हैं। उनमें 1% भी लोगे तो फिर आप सैकड़ों करोड़ तो उसी में बन जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, ये कितने दलाली के सारे केस चल रहे हैं स्टार्टिंग से इस मामले में, तो रक्षा सौदों के। हाँ बिल्कुल। आजकल तो बगैर दलाली के होते नहीं, वे भी उनको भी खिलाने की कोशिश करते हैं जिससे ये डील करते हैं। बिल्कुल। और आप तो खाते हैं जी। स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की वहाँ पर? स्वास्थ्य का ऐसा है, जैसे हम वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है, जैसे अपने 60 साल के बाद हैं, तो वहाँ पर 65 साल के हैं। 65 साल के होने के बाद फिर उनको जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, उनको पेंशन उनकी बन जाती है और उनको और दूसरी सुविधाएं हैं, जैसे हवाई जहाज़ में जाना हो या फेरी वगैरह में जाना हो तो उनका कोई पैसा नहीं लगता और उनका बड़े से बड़ा इलाज
मेरा इलाज वहाँ हार्ट का बाईपास सर्जरी हुई। भगवान ने मेरे को कैसे बचाया कि मेरी टिकट थी 25 तारीख की, और आपको याद होगा 24 तारीख ने मोदी जी ने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया। सारी मतलब एयरपोर्ट बंद हो गई, फ्लाइटें बंद हो गई, और मैं भी वहाँ रुक गया। अगर मैं खुदा न खास्ता यहाँ आ जाता तो मेरा बचना बड़ा मुश्किल था। क्यों कि लोग इतने बीमार, इतने होते, जगह हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, ना कोई जगह था। लोग पैसे, मैं सुनता था लोग पैसे ठाए ठाए फिरे, मगर उन्होंने बेड नहीं मिला। और वहाँ मेरी बाईपास सर्जरी हुई। ईमानदारी से करमपाल जी, मेरी तीनों तो वाल्व खराब थी, और मेरी कहीं ब्लॉकेड 90% थी, कहीं 100% थी, कहीं 70% थी। तो मेरा उन्होंने आम जो था ना, आम टाइम जो है 5 घंटे लगता है, मेरा 8 घंटे ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन के बाद जो है मेरे को जैसे 5 स्टार होटल में कमरे में शिफ्ट कर दिया। वहाँ 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में मतलब नर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह चेक करने आते, और पूरी डाइट, मेरे को बढ़िया डाइट उन्होंने दी। और भाई मेरा तो करमपाल जी $1 भी नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगा। वहाँ का डॉलर कह लो एक। बिल्कुल, हाँ। जी। और पेंशन कितनी मिलती है आपको? पेंशन तो हमारे को जैसे वीकली आते हैं हमारे 25,000 रुपये। इंडिया के 25,000 रुपये? इंडिया के 25,000, जैसे 1 लाख महीने के हो गए। लाख रुपए महीना पेंशन ले रहे हो आप? पेंशन लेते हैं, सुनो भी। लाख आंटी जी के? हाँ, लाख मेरी मिसेज के जी, और लाख मेरे, 2 लाख हमें वो देश पेंशन देता है जी। एक MP थे उसके, नेशनल पार्टी के, वो हमारे वो हिंदू समाज का, भारतीय समाज की एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आ गए थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा वहाँ पे, महा MP साहब आप हमें ये इतने ज़्यादा पैसे क्यों देते हो, जबकि हमने आपके देश के लिए कुछ नहीं किया। हमने तो वहाँ बिताया अपना समय, और आप हमारे को 1-1 लाख रुपए महीने के आप दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो हमारे को? तो उनका ये जवाब था कि हमारे पास हैं तो हम दे रहे हैं जी, नहीं होती तो कहाँ से देते हैं। और बोला हम बच्चों को और बूढ़ों को, बूढ़ों में देवता का रूप देखते हैं। हम ही कभी मंदिर संदरों में नहीं भटकते। हम तो ये कहते हैं कि बूढ़े आदमी की सेवा जो है ना, वो गॉड की सेवा है, परमात्मा की सेवा है। इस नज़रिए से आपको हम पैसे देते हैं, और ताकि इनके बेटे अगर इनके खिलाफ हों बच्चे, तो यह सरकार इनका जिम्मेवारी मानते हैं अपनी, कि इनका सारा हम भरण पोषण करें और इनको ठीक ढंग से हम रखें। ये अपनी जिम्मेवारी। और हमारे संस्कार क्या थे, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम लगातार खुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। वहाँ तो देखो, वृद्धाश्रम तो मेरे गांव में है, मगर आज तक एक बूढ़ा या बुढ़िया उसमें आज तक उसमें एक रात भी नहीं गुजारी। कारण ना वहाँ पानी है, ना वहाँ बिजली है, ना और दूसरी सुविधा है। तो वहाँ उस भूत बंगले में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। और वहाँ तो नर्सें हैं, कपड़े धोने वाले अलग हैं, डॉक्टर अलग आपको देखेंगे। वहाँ वृद्धाश्रम है? वहाँ भी, वहाँ पर हाँ गवर्नमेंट के हाउसेज हैं, वो फ्लैट वगैरह हैं जैसे वो है ना। ज़्यादा लाचार होने के बाद वहाँ शिफ्ट कर देते हैं उनमें, और पूरी दवाई भी, उनका खाना वाना भी सब गवर्नमेंट देती है। ओके, हाँ जी जी। और हरियाली, पोल्यूशन हमारे यहाँ ऐसे है, उस देश को गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें हैं वहाँ या तो मकान हैं और या सड़कें हैं, या हरी घास ही घास है, हरी घास। अच्छा, हाँ। मेरी आई साइड हम जाते हैं ना, हरी घास को आप घूमोगे तो ये यूं क्यों बनी रहेगी, आपके कमज़ोर नहीं होगी बिल्कुल भी। और दुनिया का बेहतरीन पानी है वहाँ पे, हर घर में। जैसे झील का पानी इकट्ठा हो जाता है ना, वहाँ बड़े बड़े फिल्टर लगा करके, कई बार फिल्टर करके, और फिर वो सप्लाई करते हैं घरों में। और घरों में भी गवर्नमेंट फिल्टर लगाती है, कदे रास्ते में बीच में कोई नाली नूली कट होके न और गंदा पानी ना आ गया हो, फिर वो यहाँ भी साफ हो जाए। और वहाँ जैसे एक टुट्टी है, इधर घुमाओगे तो 100 डिग्री
उबलता हुआ पानी मिलेगा आपको। इधर घुमाओगे तो बिंदु जमाव बिंदु तक का पानी मिलेगा। अच्छा। 24 घंटे जैसे आपका जी करे नहाने को जिस पानी से, वही नहाने का पानी, वही पीने का, वही कपड़े धोने का, वही बर्तन धोने का। एक ही तरह की सप्लाई है, न आरओ है न और कोई चीज़ है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है वहाँ। आप कितने ज़्यादा से कितना हैवी खाना खा लो, एक गिलास पानी पी लो, आपका सारा हजम हो जाएगा। सारा हजम हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, खाने में क्या इंडियन खाना है या किस तरह का? वैसे तो वहाँ मतलब नॉन वेज खाना ज़्यादा 90% लोग जो थे ना, अच्छा, वो नॉन वेज खाते हैं, सी फूड वगैरह, और ज़्यादा ये लेग मुर्गे, ये मटन वगैरह इस तरह के खाते हैं। मगर वहाँ के जो जानवर है ना, बड़े हेल्दी हैं वो। गाय देखोगे आप इसे ऐसी गर्दनों वाली, और बड़ी हेल्दी गाय हैं वो। और वो खुली चरती हैं, जैसे किसी का 20 एकड़ का फार्म है ना, उस फार्म में छोड़ देते हैं। और वहाँ ये हरी घास है, उनका चलने का बोलते हैं ना, वो घास है, वो वही चर के होती है। और वहाँ कोई खो रहे हैं, वहाँ यूँ नहीं वे सानी डालनी है, फलाना डालनी है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जी। वो चुंडा खा करके, हरी घास खा करके, और खूब दूध देती है। घी दूध है खूब वहाँ? गाय, सिर्फ गाय है वहाँ। गाय है? हाँ, भैंस तो है। घी दूध अपने से बढ़िया क्वालिटी का है। दूध का, गाय का दूध ऐसा पीला दूध, घी सब गजब का बनता है वहाँ। अच्छा जी। जी हाँ। पीते हो आप लोग वहाँ? क्या दूध है? हाँ, दूध गाय का पीते हैं हम तो। और अपने से बढ़िया है यहाँ से? हाँ बिल्कुल। हम तो देखो ऐसे है, कोई मांस मिट्टी तो खाते नहीं। बिल्कुल। इस ओरिजिन में सदा सारी जिंदगी यहाँ निकाली है। हमें तो सारा जो था ना, वेजिटेरियन खाना खाया है जी। दूध, दही, घी, मक्खन ये खाए हैं शुरू से ही, और वो हमारे रोम रोम में है। बिल्कुल। उसी को सबसे ज़्यादा। और खेती क्या क्या होती है वहाँ पर? खेती वहाँ गेहूँ और चना किसी प्रकार का नहीं होता, थोड़ी दालें वाले होती हैं। वहाँ पर तो ज़्यादा तो अंगूर, सेब, चिक्कू, और ये आपका क्या नाम है, कीवी फ्रूट, ये बहुत मात्रा में होते हैं। कीवी तो वहीं का है? वहीं का है सारा जी। वहीं तो यूँ मकानों में लगे रहते हैं कीवी। हाँ हाँ। अच्छा। वो कीवी का जो वृक्ष है ना, हाँ। या सेब का है, संतरे का है, तो वो आधा मतलब मकान में खड़ा, आधा मतलब सड़क की तरफ, आधा उसके मकान की तरफ। जो सड़क की तरफ है उसमें आप खूब उसका तोड़ के खा लो, मालिक नहीं कहता अगवे क्यों खाओ। अच्छा। वहाँ क्या है कि वो खुद नहीं खाते उसको, वो इसलिए नहीं खाते, वे पता नहीं किसी ने, जानवर ने इस पर बीट कर रखी हो, जहर हो या दवाई छिड़क रखी हो। वो तो स्टोर से लाते हैं, बड़े बड़े माल हैं, वो सारा मेडिकली उनको साफ सफाई करके ने तब वो अपने सिटीजन को सप्लाई करते हैं। वो उनको नहीं खाते वो। अच्छा। और लदे रहते हैं सेवों पर। अच्छा। तो अपना लोग हैं जो हरियाणवी इंडियन है, वो तो खाते होंगे इनको तोड़ के? ये जो एशिया मूल के लोग है ना, ये तो दोनों हाथों से तोड़ के खा जाते हैं। मेरी पोती वहाँ एक स्कूल में पढ़ रही थी, कई साल की बात हुई, कनाडा की बात है ये। कनाडा में उसको टेस्ट करने के लिए, वो स्कूल से छुट्टी हुई ना, मैं उसको रिसीव करने गया था। तो वो इतनी दूर रहेगी ना, थोड़ी सी कदम पे, जब मैंने एक वो सेब का पेड़ था उसमें से वो नज़दीक आई नहीं, मैंने उसको टेस्ट करने के लिए उस सेब की तरफ यूँ हाथ किया, हाथ करते ही उसने फटते सी मेरा हाथ यहाँ से पकड़ लिया। दादा डोंट डू इट इज़ नॉट इंडिया, डोंट डू इट। भाई मेरे तो एकदम ये हुआ, माँ देखो इनमें कितना वो है। यहाँ कितने बच्चे गुजरते हैं स्कूल के, एक भी हाथ नहीं लगाता हो। अगर ये पेड़ इंडिया में होता ना, पत्ते तक खा जाते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ये वहाँ मैंने देखा जी, साफ सुथरी लाइफ है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेडियम है, और ऐसे बच्चों के लिए बच्चों के माँ बाप साथ आते हैं और उसको टेस्ट करते रहते हैं, देखते रहते हैं मेरा बच्चा कितनी इसने इम्प्रूवमेंट करी, टाइम नोट करते हैं, रेसर है तो, और दूसरे पूरा इंटरेस्ट लेके उसको पूरी सुविधा देकर देते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई के लिए जाएं या जॉब के लिए, किस तरह के अवसर हैं भारतीयों के लिए वहाँ पर? वहाँ तो देखिए उस देश की जो इकोनॉमी है ना, वो सारी डेयरी फार्मिंग पे डिपेंड करती है, और दूसरा वहाँ की वाइनरी, वाइन जो है ना वो वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास बनती है वहाँ। ओके। हाँ, शराब भी बनती है क्योंकि अंगूर है वहाँ। हाँ, अंगूर है, सेब है, और दूसरे ये जिसमें डालते हैं ना बढ़िया बढ़िया चीज़ें, वो सारी वहाँ
प्रकृति की देन है, वहाँ पैदा होते हैं खूब। जी। हाँ, तो डेयरी में भारतीयों के लिए कुछ जॉब के अवसर भी हैं वहाँ पर? खूब जॉब है। एक तो अपने यहाँ अर्बन स्टेट का ही लड़का गया है अभी, यहाँ फेल हो गया था। वो मेरे लड़के का दोस्त है, वो ये इसी तरीका सिस्टम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया में गया अभी पीछे, उसको 4 महीने हुए हैं गए ने, और वो बढ़िया वहाँ पर उसका काम चल पड़ा जॉब के? हाँ, जॉब पे गया है वो। ठीक है। बहुत अच्छी हैंडसम उसकी सैलरी है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सारा देख के, उसके एसेट्स देख करके, उसका सारा पीछे भाई इसने ये 20 साल कैसे गुजारे हैं, इसी इसमें मुर्गी फार्म इसमें गुजारे हैं, तो वो इसमें लगा है वो एचडी वगैरह में। ओके। हाँ, तो वो ऑस्ट्रेलिया में गया, तो वो बड़ा अच्छा कहता जी, मैं तो एकदम से मेरा जीवन का जो है वो एकदम तख्ता ही सा पलट गया, और मैं तो एकदम से ऐसे देश में आ गया कि मेरा दिल नहीं करता जाने को। जी। तो ये जो डेयरी फार्म में या अंगूरों के बाग में इनमें काम करते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती होगी इनको? ऐसा है, वहाँ घंटों के हिसाब से डॉलर मिलते हैं। आपको ये कह दिया कि भाई आपने ये 10 कैन है ना इसके, ये डब्बे जिसमें रखते हैं सेब, ये 10 भरने हैं आपने, उसके हिसाब से घंटे के हिसाब से मतलब डॉलर वहाँ मिलते हैं आपको। आपने एक घंटे काम किया, मान लो आपको $11 मिले, तो $1 तो जीएसटी चला जाएगा। कोई चोरी नहीं करता जी। अपने यहाँ तो 99% करते हैं चोरी, वहाँ 99% देते हैं मतलब सरकार को जी, जिसकी वजह से सरकार चलती है, ईमानदारी से देते हैं। वो यूँ नहीं कि मैं $11 में हायर कर लिया, 1 घंटे काम किया, ये नहीं कि भाई मेरे को ना न्यू कह देगा भाई ये 10 एक तो सरकार का $1, 10 तेरे काम करेंगे जी। मजदूर भी देता है और सैलरी वाले भी देते हैं, जो एम्प्लॉय बैंकों में है वो भी देते हैं, सारे देते हैं। 3-4 लाख रुपए तो कमा लेते होंगे महीने के। देखो ऐसा है, मान लो आप ट्रक चलाते हो, आपके हैवी लाइसेंस है आपके पास, वो तो 8-8 लाख रुपए महीने कमाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे 3 ड्राइव रखे हुए हैं, 8 घंटे तो एक ने चला दिया ट्रक, और उसको फिर आराम, उस कैबिन में भी आराम करने की जगह है, ट्रक के में ही की हाँ उसमें दे रखी है। अच्छा। आदमी सो सकता है, खूब करता है, वहीं उसका थोड़ा बहुत खाने का रोड, और नहीं तो रोड साइड में बड़े बड़े वो होटल वगैरह बढ़ा रखे गवर्नमेंट के रोड, तो मान लो 100 किलोमीटर चलने के बाद आपने प्यास लगाई या भूख लगाई, तो वहाँ ट्रक पार्किंग की जगह है, वहाँ आप फ्रेश हो लो, खा लो पी लो, वो दे रखे हैं। यूँ नहीं भाई जगह जगह दुकानें हैं, ऐसी कोई नहीं है। हाईवे पे हो तो आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से या लाइसेंस दे रखे हैं, पेट्रोल पंप का भी, और उसका पेट्रोल पंप में ही आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। अच्छा। हाँ जी, जैसे करियाने में मिलती है नहीं जी, आपने कुछ भी लेना हो, सब्जी लेनी हो, दूध लेना हो, लेना हो, तो वो पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन बोलते हैं उसको, तो वो सारी सुविधा वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये बताओ जैसे अपने इंडियंस के जो स्टूडेंट है पढ़ने के लिए जाते हैं, कनाडा में, अमेरिका में और यूके में भी चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी चले जा रहे हैं, न्यूजीलैंड कम जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? न्यूजीलैंड का ऐसा है कि छोटा सा मुल्क है, 50 लाख की आबादी है, वही है। हम तो मैं गया जब तो 1,40,000 इंडियन थे, और अब 2.5 लाख के करीब हैं। तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम है, ये बड़े जो देश हैं ना दूसरे, ये अब थोड़ा सा बीच में इनको रोकने लग गए और रखने लग गए। अपने कई बार बच्चे जो है ना वो गड़बड़ी कर देते हैं जी, जैसे काम कम करना या और कोई ऐसी हरकतें कर देते हैं, तो वो लोग फिर ये सोचते हैं यार ये वो देश देखो जिसके आदमी बच्चे यहाँ आए और हमारे देश की तरह ईमानदारी से काम करें जी। हाँ, हमारी आदतें पीछे से बिगड़ी हुई हैं बिल्कुल, और तो वो आदतें एकदम थोड़ी जाएंगी। काम चोरी करप्शन वो तो खून में रम चुके हैं अपने यहाँ हमारे, इसलिए है, इसलिए फिर धीरे धीरे उनको पसंद नहीं करते वो लोग जी जी जी। हाँ, और सारे नहीं ऐसे, अच्छे भी हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, जो अपने बच्चों को पालते हैं, शिक्षा दिलवाते हैं और खूब काम करते हैं जी। तो बेटा आपका जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है वहाँ पर? मेरा तो बड़ा बेटा तो वहाँ कनाडा में है, वो तो प्रोफेसर है वहाँ। न्यूजीलैंड वाला इसका ट्रांसपोर्ट का काम है अपना। अच्छा, अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस है जी जी जी। हाँ, तो फिर कैसे टाइम पास होता है आप लोगों का वहाँ? देखिए मेरा तो, मैं तो नहा धो के न, और मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता लेके थोड़ा सा, और लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। ओके। लाइब्रेरी में किताबें, अखबार ये पढ़ता रहता हूँ। 1-2 इंडियन आ जाते हैं,
उनसे बातचीत कर लेते हैं और फिर उसके बाद 1 बजे आके मैं लंच ले लेता हूँ। फिर थोड़ा बहुत कोई लाइब्रेरी से बुक ले आता हूँ, एक आधी थोड़ी पढ़ ली और फिर शाम के टाइम में 3-4 बजे से फिर मैं स्टेडियम में जाता हूँ। स्टेडियम में पूरी एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि मैं एथलीट रहा हूँ, रेसलर भी रहा हूँ, सर्कल कबड्डी का भी प्लेयर रहा हूँ। 2 बार मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का इंटर यूनिवर्सिटी वो चैम्पियन रहा और 2 बार मैंने इंटर यूनिवर्सिटी, एक बार तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी हुई थी और एक बार मध्य प्रदेश में हुई थी, वहाँ पे मैं गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जी। हाँ ठीक है, तो वहाँ इंडियन भी मिलते हैं स्टेडियम में? इंडियन मिलते हैं खूब। अच्छा। हाँ खूब मिलते हैं और अपने यहाँ की तरह वो कोई इंडियन से ऐसा ग्रुप नहीं बना क्या पार्क में बैठ के कहीं ताश खेलना हो, कॉफी लेना? ऐसा है, हमारा एक बहुत ही बढ़िया दोस्त है। ये भटगाम है सोनीपत में। हाँ। बहुत मशहूर गांव। हाँ। रशियन प्रेसिडेंट भी आया था एक बार यहाँ पे जी। तो वो भटगाम का है। हाँ। रिटायर्ड टीचर है जी। बहुत अच्छा है। तो उसके बच्चे और हमारे बच्चे, उनकी दोस्ती है। उनकी दोस्ती के साथ हमारे बुड्ढों की भी दोस्ती होगी। तो अब वो ऐसा है कि वो 15 दिन में या तो वो आ जाते हैं या हम चले जाते हैं, इतनी घनिष्ठता है उसकी। और वो ब्याह रखे अपने यहाँ डिघाना जी। और वो अपने अर्बन स्टेट में रहते हैं। ओके। उस लड़की के पेरेंट्स हैं, बाप तो उसका मरा हुआ है, माँ उसकी जिंदा है, भाई है उसके। वो यहाँ भी अपनी कोठी के साथ ही है, थोड़ा थोड़ी दूर पे है। तो उनके साथ बल्कि उनकी बेटी आई हुई है वो यहाँ पे जी। उनकी बहू कह लो अपनी, तो इसकी डिघाना गांव की है, अपनी तो बहनें लगी, बेटी लगी। तो वो भी आई हुई है, तो उनके साथ हमारी घनिष्ठता है। फिर मैं कहता हूँ हाँ भाई, चंद्र सिंह नाम है, दैया साहब ये तो इतना लंबा फैसला हो जाता, 50 किलोमीटर आप आ जाओ, प्लस 50 में आ जाओ। फिर हम बीच में सिटी सेंटर बोलते हैं जी। जैसे शहर का बीच हो ना, तो वहाँ पर हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये ऑकलैंड जो है बहुत बड़ा शहर है, उस देश का सबसे बड़ा। अच्छा, ऑकलैंड में रहते हैं आप? ऑकलैंड में 50 लाख की आबादी का मतलब 1/3 आबादी तो ऑकलैंड में रहती है, 17 लाख लोग रहते हैं वहाँ। ओके। और बाकी जो 34 लाख लोग बचे वो शहर हैं, जैसे वेलिंगटन वहाँ की राजधानी है और दूसरे सिटीज हैं उनमें है, मगर सबसे ज़्यादा ये ऑकलैंड में। हाँ, ऑकलैंड ऐसा है जैसे कॉमर्शियल कैपिटल है, जैसे हमारी बॉम्बे है ना, और दिल्ली तो कैपिटल है, बॉम्बे कॉमर्शियल कैपिटल है, इस तरह से ऑकलैंड सिटी है। ठीक है। आपने कहा कि न्यूजीलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बताया, तो स्विट्जरलैंड कहते हैं धरती का स्वर्ग, तो वो उस मायनों में उसमें कई ऐसी चीज़ स्विट्जरलैंड हमने देखा तो नहीं। अच्छा। मगर ये चीज़ें में तो हमने महसूस हुआ है जी कि ये देश जो है बिल्कुल धरती का स्वर्ग है। अच्छा। और आपने पूछा ना मेरे से कि आप समय कैसे गुजारते हैं। मेरा एक दोस्त है यहाँ, प्रोफेसर सतवीर सिंह, यहाँ अर्बन स्टेट में रहता, आप भी शायद जानते होंगे। तो वो एक गरीब किसान का बेटा था, उसका पिता गुजर गया था जी। वो 6 महीने का था, उसकी माँ ने पाला पड़ोसा, और उनके गांव की जो ज़मीन थी, बिरानी ज़मीन थी, ऐसी पैदावार होती थी और 10 एकड़ उसको ज़मीन आती थी, अपनी पुश्तैनी ज़मीन जी। तो उसकी मदर ने उसको बड़ी मतलब बहुत दुख उठा करके संघर्ष करके उसको पढ़ाया लिखाया, वो प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर बनने के बाद फिर अपने किसान कॉलेज में वो प्रिंसिपल भी रहा, फिर उसने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर किसान कॉलेज की कार्यकारिणी में बतौर महासचिव भी रहा। फिर उसके बाद उसने व्यापार शुरू किया, हिंदुस्तान ट्रैक्टर की एजेंसी ले आया। फिर उसने यहाँ पर रियल एस्टेट का काम किया, फिर यहाँ से रियल एस्टेट का काम से बढ़ा के उसने करोल बाग में लिबर्टी शूज़ की वो ली, दुकानें खोली, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली, फिर उसने होटल बनाए, अब उसके होटल हैं। फिर एक बहुत बड़ा अब तो वो 100 करोड़ का उसका फार्म हाउस होगा जहाँ वो रहता है, 27-28 कमरे हैं और उसका सारा परिवार उसी में रहता है।
और यहाँ गोवा में भी उसने रियल एस्टेट का काम किया है जी। तो मैं उसके होटल में गया था वहाँ पे, तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब आप मेरे जीवन कथा लिख दो। तो मगा यार मैं तो के जीवन कथा लिखूं, मैं तो कोई और लेखक तो हूँ नहीं, ना मैंने कोई लिखी ना मेरा तजर्बा। तो वो बोला नहीं यार तेरे अंदर इतना टैलेंट है कि तू ये काम कर सकता है। तो मैं कई बार तो नाट्या उसने फिर आम बुलवा ली। तो उसने फिर मेरे को कहा कि भाई बिल्कुल लिखनी पड़ेगी मेरे जीवन में, और मेरे जीवन के बारे में तू मेरे से भी ज़्यादा जानता है जी। तो मैंने फिर उसका यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड है नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसका कुर्सीनामा निकलवाया। अब ये कहाँ से आए थे, 150-200 साल पहले ये कटवाड़ से उधर से आए थे, भैंसवाड़ कटवाड़ से, और ये बेबलपुर गांव में बस गए थे। मैंने वो निकलवाया और फिर स्टडी किया। फिर मैंने 1 साल 2012 में 1 साल उसके जीवन पर मैंने जीवन कथा लिखी जी। ये पुस्तक लिखी मैंने जी, जीवन कथा प्रोफेसर सतवीर सिंह दून। हाँ, सतवीर सिंह दून। इसका हिंदी का तो ये अनुवाद, हिंदी में तो है इसका सफ़र गांव बेबलपुर से राजधानी तक जी। ये हेडिंग दिया। और एक इब्राहिम लिंकन के उससे लेकर के मैंने ये हेडिंग दिया अंग्रेजी में, राइजिंग फ्रॉम द सैंडी स्ट्रीट ऑफ विलेज बेबलपुर टू द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बात है। ये मैंने हेडिंग दिया जी। और इसमें उसका सारा जीवन, उसकी मदर का रोल का सारा मतलब बहुत बढ़िया इसमें दिखा। और पीछे ये मेरा अपना जहाँ मेरा परिवार है उसके बारे में है। ये बुक मैंने 1 साल लगा के 1000 पेज मैंने अपने हाथ से लिखे जी जी जी। और फिर वो उनको कंप्यूटर में। ये भी दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, ये दिल्ली में ही है। ठीक है। गोवा में भी आपने बताया इनका? गोवा में भी इसका रियल एस्टेट का इसका काम है। ठीक है। और न्यूजीलैंड के बारे में और कुछ मन की बातें, दिल की बातें कहना? न्यूजीलैंड का देखो ऐसा है, अब मैं अब 78 साल का हूँ जी। तो मेरा सारा जीवन यहाँ मतलब बीता है। मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त, मेरे कॉलेज के फ्रेंड, मेरे खिलाड़ी साथी बहुत थोड़े रह गए हैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा, हालांकि वहाँ कोई किसी प्रकार की वो नहीं, कमी भी किसी चीज़ की, मगर सबसे ज़्यादा मैं सामाजिक आदमी रहा हूँ। मैंने 40 साल तो यहाँ प्रैक्टिस करी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जी। मेरा समाज में दायरा था, राजनीतिक तौर पे भी मतलब मैं हिस्सा लेता था। वकील तो इतना अच्छा नहीं था मैं, मगर राजनीति की वजह से मैं ना तो वकालत कर सका और ना मेरे को उसमें राजनीति में कुछ हासिल हुआ जी। तो कौन सी पार्टी में थे? मैं तो सारी पार्टी में रहा हूँ। टिकट कहीं से नहीं मिली है? नहीं, कहीं से, आश्वासन सबने दिया। फिर आपके गांव वाले नेता जी कब्जा करे रहे टिकट पे तो? हाँ, बस ये नहीं लगा लो, ये पारिवारिक चलता रहा इस तरह से, नेता का बेटा नेता, उसका बेटा फिर नेता, फिर उसको टिकट, फिर उसको टिकट। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, चलो राजनीति की बात चल गई। इंडिया की, हरियाणा की राजनीति और न्यूजीलैंड की राजनीति में क्या फ़र्क है थोड़ा? देखिए, मतलब वहाँ न्यूजीलैंड की बताता हूँ। वहाँ 123 MP हैं सिर्फ सारे देश में, चुनाव से जीतते हैं। कोई MLA नहीं वहाँ। MLA की जगह है ये MC, म्यूनसिपल कमिश्नर, काउंसलर बोलते हैं उनको जी। तो इनका अलग बजट भी होता है, ये अपने अपने एरिया में काम करवाते हैं। और 123 MP जो है वो सरकार चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं जिसका बहुमत हो। और मान लो उसमें आपको यूँ समझो कि 60 MP एक तरफ हैं और 163 एक तरफ है, 63 एक तरफ है। तो कितने हो गए? 123 हो गए, या 123 हो गए ना। तो मतलब कई बार न्यू था ना, एक के आगे मतलब 55 MP और दूसरी पार्टी के आगे क्या नाम है वो आगे उनके 45 और 20 आदमी, 20 MP और आगे छोटी छोटी पार्टियाँ, अलग पार्टी में। हाँ। तो कोई भी आदमी मतलब टूट के नहीं आया वो 55 की तरफ से। उसमें 2 महीने तक टाइम होता है वहाँ सरकार बनाने का, बल्कि 3 महीने। वहाँ कोई भी आदमी इधर से टूट के उधर नहीं गया।
गई तो फिर पार्टी ये गई अपनी शर्तें लगा करके। अब भाई आप इन 3 साल का वहाँ समय है, अपने जैसे 5 साल का है, वो छोटी पार्टी यूँ शर्त लगा के गई कि आप ये शिक्षा में बजट इतना लाओगे, ये लाओगे, हम जो है ऐसी उन पे अपनी शर्तें थोप करके और फिर उस पार्टी को सपोर्ट करके फिर सरकार बनाते हैं जी। ये नहीं कि भाई इनकी पार्टी तोड़ दी। अपना तो यहाँ चंडीगढ़ नगर निगम के इलेक्शन में यहाँ तो देखो गजब की बात है ये। मंत्री हमारे सैनी साहब जो हमारे हरियाणा इसके स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो एमसी के चुनाव में ऐसे घूम रहे हैं जैसे गलियों जैसे, मतलब ये किस तरह से मैं बताऊं, इतना मुझे इस बात का दुख हो रहा है। भाई हरियाणा में तो और बहुत प्रॉब्लम है, आप कहीं उद्घाटन का, आपका तो इतना कीमती टाइम है, सारे हरियाणा की जो है ना, सारे हरियाणा की जिम्मेदारी आप पे है। कहीं कुछ कमी है कहीं वहाँ करो आप काम, एमसी तो बन जाएंगे अपने, उसमें क्या बात है। और एक और देखो ना, इन एमसीओ को फिर ये बेचारे कुछ पावर भी नहीं देते, ये सीधे पावर सेंटर जो है या तो सीएम है या पीएम है, सारे वहाँ से बात होंगी तो बजट की ला लो कौन ला ले। ये जो बेचारे एमसी बन जाते हैं ना, ये कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं पावर है। और इनके पावर न होने की वजह से आज प्रदेश में ये बुरा हाल हुआ है कि प्रदेश की जो लोगों ने हिस्सा लिया नहीं, वो 46% है। इसी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। 50% से भी नीचे फिर ये क्या एमसी है, इनसे तो ज़्यादा वो लोग हैं 64 इसे 56% जो जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया इसमें। हाँ, तो इसका मतलब वो दुखी हैं, नाराज हैं सरकार से, इसकी कार्य प्रणाली से वो सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं है। तो ये तो लोकल जैसे पंचायत है, ये है, इनको तो अपने लोगों को चुनने दो। ऐसा काम किए हुए हैं जैसे भाई बहुत बड़ा ये तो इलेक्शन अपना ये सीएम के मंत्रियों के इनके काम। या नाराजगी है आपकी? हाँ, ये नाराजगी मेरी नहीं, मैंने तो उनकी परसेंटेज देखी नहीं, और मेरी भी नाराजगी है। बिल्कुल। वहाँ क्या है, एमपी बनते हैं ना, कोई भी आदमी रैली नहीं करता, कोई आदमी शराब नहीं बांटता, कोई भी आदमी वो नहीं देता खाना, अब भाई आओ मेरी वोट दे दियो। वो तो चले गए नुक्कड़ सभा में, जैसे उसका एरिया है, 10 मिनट लोगों को कह दिया अब भाई मैं ये करूँगा, मेरी पार्टी ये कर देगी, ज़्यादा टीवी पे ही बहस कर देते हैं, ये खर्च होता है। और वहाँ जो सेठ लोग हैं वो ये नहीं कि भाई आप मोदी ही पार्टी को या मोदी की पार्टी जैसे पावर में है उसी को चंदा देते हैं, वही कुल चंदा दूसरों को भी देते हैं। अब कल ने कदे को न्यू ना कह दे उसने तो दे दिया इसने लालच में, और इन पार्टियों को नहीं दिया। वो जो अमीर लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, वो सभी को दे देते हैं जी। हाँ, और उनसे ये भी नहीं उम्मीद है कि भाई ये चंदा हमने दे दिया तो इससे गलत काम करवा लेंगे, ऐसी भी बात नहीं है बात जी। हाँ, पॉलिटिकल करप्शन जीरो जी है ही नहीं। अच्छा, आज अपने देश में अंतःकरण से ईमानदारी के साथ सारे ये शपथ ले लें अगर भाई मैं जो हूँ मैं जनता का नुमाइंदा बन गया, मैं अपने हलके में या अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए या बच्चों के लिए यूं कसम खा के चले ना, अपना देश फिर सोने की चिड़िया हो जाता है, हो जाएगा। और इन देशों से जिस देश में मैं रह रहा हूँ नहीं, इससे भी सुंदर बन सकता है अपना देश। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात की और बड़ी लंबी बातचीत होगी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और एक और बात बता दूं, आज मानते हैं ये कलयुग है, ये कलयुग बताओ किस चीज में बदल गया? ये कलयुग छलयुग में बदल गया, बलयुग में बदल गया और मलयुग में बदल गया जी। तो ये वो कलयुग भी नहीं रहा है, ये तो और एक तरह का कलयुग। चलो एक सवाल फिर चलते चलते और बता दो, हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगा और ऐसा कहा गया कि 60 करोड़ लोगों ने वहाँ डुबकी लगाई। एनजीटी की रिपोर्ट आएगी, वो तो पानी आचमन के लायक भी नहीं था, स्नान करने के लायक नहीं था, बहुत गंदा सीवरेज जो है गंदा। रिपोर्ट भी आई, उसकी रिपोर्ट आई, गंदा पानी था। तो ये धर्म का इतना बड़ा हमारा मामला है, चाहे किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख है, किसी धर्म की बात करें तो धर्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार यहाँ होता है। वहाँ धर्म को लेकर क्या है, या साइंटिफिक विजन को लेकर चलते हैं लोग? वहाँ देखिए किसी प्रकार का आडंबर, किसी प्रकार का ये नहीं है। अब
कलश यात्रा निकल रही है, अब ये त्रिवेणी है, अब कुंभ है, अब फलाना है, ये किसी प्रकार का नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते। थोड़ी सी छुट्टियां हैं उनकी और बढ़िया उनको बनाते हैं वो। और कोई उनके तो ये चर्च हैं, चर्चों में जा कर के दूल्हा दुल्हन वहाँ आशीर्वाद ले लेते हैं, एक दूसरे के सारा जीवन अपना गृहस्थी जीवन निभाने की शपथ ले लेते हैं। पादरी उनको जो भी दिला देता है, उनको पोप जो भी होता है उनका, और बस 1 मिनट में उनका सारा हो जाता है। करमपाल जी लिख लो, एक शब्द है पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो पिंड का मतलब जो हमारा शरीर है, ये इसमें जो बाहर है वही इसके अंदर है। आप नहा धो के स्नान करके न प्रभु का नाम ले लो, अपने घर में बैठ के साफ सुथरी जगह पे, आपका इष्ट देवता है उसकी मूर्ति लगा लो, और सारा दिन ये प्रण करके जाओ, ना मैं झूठ बोलूँगा, ना रिश्वत लूँगा, और ना मैं बेईमानी करूँगा। ये 3-4 चीज़ें कर लो, उसका घर भी स्वर्ग बन जाएगा जी, और समाज पे भी उसका असर पड़ जाएगा। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और दर्शकों को कैसी लगी वीडियो अपने कमेंट जरूर करना, वीडियो को खूब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन भी करें। बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। बहुत बहुत करमपाल जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।